नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सांस्कृतिक विरासत और हिंदू धर्म को लेकर कई सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, लेकिन कौन सा सवाल आपकी जहन में होगा, कौन सा सवाल आपको याद रखना है, ये आपको तय करना है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को हिंदू धर्म और सांस्कृतिक विरासत के नाम पर घेर रही है। कांग्रेस भी एक अच्छे स्टूडेंट की भांति बीजेपी के सवालों का जवाब भी दे रही है, लेकिन सवाल जवाब में जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनके मुद्दे कहीं ना कहीं गौड़ होते जा रहे हैं। बता दें कि अब 5वें चरण का दौर खत्म हो चुका है। शाम 5 बजे तक जितने भी यहाँ पर जनसंपर्क करने चाहिए थे, सारे कर लिए गए हैं। उधर महाराष्ट्र पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दक्षिण मुंबई में एक चुनावी सभा से पहले पत्रकारों से कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए हैं। अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस का जन्म हुआ, इसलिए फूट डालो और राजनीति करो और राज करो की नीति कांग्रेस अपना रही है। वह जैसे जैसे ही लोगों को जोड़कर घमंडिया गठबंधन बनाकर रखा है, ये सारे बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। चुनावी सभाओं के लिए मुंबई पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बाला साहेब का जिक्र किया और कहा कि जो बाला साहेब ठाकरे वो चिमटी से भी कांग्रेस का समर्थन नहीं करते थे, उन्हीं के जो पोते हैं वो कांग्रेस का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वो नकली शिवसेना बनाकर अब राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार के जो बयान है राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं, फिर इसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में दुर्गेश केसवानी जी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे हमको। इसके अलावा अमित चौरसिया जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे हमको। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बयानबाजी का दौर चल रहा है, लगातार बीजेपी कांग्रेस को धर्म के नाम पर, सांस्कृतिक विरासत के नाम पर घेर रही है। कांग्रेस भी एक अच्छे स्टूडेंट की भांति उनके सवालों का जवाब दे रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे पर पिछड़ती नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, राजनीति में इस तरह के बयानबाजी हमेशा चलती है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि कुछ तथ्यों को लेकर के भाजपा अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक है। जो मोहन यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना निश्चित रूप से, कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एक अंग्रेजी थे, तो मिस्टर ह्यूम उनका नाम था। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और शुरुआत के जो 3-4 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसमें उसकी अध्यक्षता करने के लिए लंदन से कोई ना कोई आता था। तो मोटे तौर पर ये जो प्रयोग हुआ है, तो ये निश्चित रूप से ये इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है। तो अब ये आरोपों का, यद्यपि कांग्रेस 1915-16 के बाद से उसका ट्रैक बदल गया था और वो स्वतंत्रता आंदोलन में आ गई थी, और इसकी झलक जो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था 1905 के आसपास, उससे इसकी नींव पड़ी और आगे चल करके 1915 के बाद वो स्वतंत्र आंदोलन में आके गई थी। और 1942 के बाद उन्होंने फिर पूर्ण अंग्रेजों से मुक्ति का आह्वान किया था और उसमें देश भर में आंदोलन हुए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ऐसे कानून थे जो अंग्रेज बना के चले गए थे, उस कानूनों का थोड़ा सा रूपांतरण किया, ये कांग्रेस पे आरोप लगते रहे। और दूसरा, जिस तरीके से जो अंतिम उनका गवर्नर जनरल था माउंट बैटन, तो उसको उन्होंने जो पहला गवर्नर जनरल हमारा बनाया, जो उनका अंतिम वायसराय था, उसको लेकर के भी कुछ सवाल उठे हैं। लेकिन अब ये सब इतिहास की बातें हैं। आज का जो चुनाव हो रहा है, आज का चुनाव भविष्य के भारत की रचना के लिए हो रहा है, और मैं समझता हूँ उन्हीं मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और एक बात, ये बात को बिल्कुल ठीक लगभग है कि पिछले कुछ वर्षों से जो भारत में परिवर्तन आया है, आप उसकी देख सकते हैं कि किस प्रकार पर्यटन जो है वो बनारस में बढ़ा है, अयोध्या में बढ़ा है, मथुरा में बढ़ा है, हमारे यहाँ उज्जैन में बढ़ा है, ओंकारेश्वर में बढ़ा है। तो भारत के जो सांस्कृतिक केंद्र थे, जो मानबिंदु थे, उनका कहीं ना कहीं महत्व और उनके विकास की काम में तो तेजी आई है। जी बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार से हम बयानबाजी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उनका जवाब ऐसे दे रही है जैसे कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के कटघरे में हो। क्योंकि जब हम बीजेपी के सवाल देखते हैं और कांग्रेस के जवाब देखते हैं तो कांग्रेस बेचारी सी नजर आती है। कांग्रेस क्यों पिछड़ चुकी है इन मुद्दों से? सर, मैं आपसे ही जानना चाह रहा था। रमेश शर्मा सर,
और इसी के साथ देखिए अमित चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित चौरसिया जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए गए कि कांग्रेस जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण चल रहा है इसका विरोध कर रही है, जो देव स्थानों का उत्थान हो रहा है कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए मनीष भाई, जिस तरह से पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ और एक के बाद एक चरण होते चले गए और आज 4 चरण हो गए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि उसकी एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो उसके आने की संभावना लगभग खत्म होती चली जा रही है और इसकी हताशा देश के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में झलक रही है। और अब जो है एक होड़ लग गई है, प्रतिस्पर्धा लग गई कि कौन प्रधानमंत्री जी से और ज्यादा निचले स्तर पर जाकर अपनी बात रख सकता है। इसमें स्मृति ईरानी जी जो बाल विकास महिला केंद्रीय मंत्री हैं, जिस तरह से मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने जिस तरह से बात करी कि पेल देंगे, निपटा दिया, और ये तो इस तरह की जो भाषा शैली में जो गिरावट आ रही है, मैं समझता हूँ कि इनके नैतिक पतन जो होते चले जा रहा है, ये अपने साथ अपनी कुर्सी, जो जिस कुर्सी पर ये बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शायद वो भूल गए कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, और जिस तरह से उनकी भाषा की शैली में लगातार गिरावट आ रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को भी गिराते चले जा रहे हैं। उनकी पद की गरिमा है, देख रहा था कि वो बिल्कुल बिल्कुल उनकी पद की गरिमा है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर पिछड़ती क्यों जा रही है? जिस प्रकार से हम बीजेपी के जो प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता है या उनके जो बड़े स्तर के नेता है, उनके हम बयान देखते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो जवाब है वो कहीं ना कहीं ऐसे है जैसे कि कांग्रेस बेचारी है इस पूरे मुद्दे को लेकर। क्यों ऐसा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं मनीष भाई, ये तो देखिए, ये चुनाव चेहरों पर नहीं, पहली बात मुद्दों पर हो रहा है। और आज देश की जनता बोल रही है कि इतनी महंगाई क्यों? 2014 में आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, तो जनता पूछ रही कि 35 रुपए लीटर का पेट्रोल उन्हें कब मिलेगा? युवा जो बेरोजगार है पूछ रहे कि हमें रोजगार कब मिलेगा? काला धन विदेश से कब वापस आएगा? मोदी जी तो मंच से कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता हूँ, एक तरफ इंटरव्यू में कहते हैं और दूसरी तरफ मंच से कहते हैं कि राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। तो इस तरह की भाषा शैली हो गई है इनकी। तो ये इनको दिख रहा है कि अब चुनाव मुद्दों पर, मुद्दों पर बताने के लिए इनके पास 10 वर्ष का टेक रिकॉर्ड कुछ है नहीं। 16 लाख करोड़, 1000 करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन आज देश की गरीब जनता 80 करोड़ के मुफ्त राशन पे पल रही है। तो आज देश की जनता पूछ रही है कि भाई हम कब तक इसको भोगेंगे, कब छुटकारा मिलेगा? और अब परिवर्तन की बात हो रही है तो इस तरह के वोटों को ध्रुवीकरण करने की राजनीति शुरू कर दी गई है, सांप्रदायिकता लाई जा रही है। दुर्गेश केसवानी जी से सवाल बिल्कुल जवाब लेते हैं। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, मूल मुद्दों से भटक चुकी है, जैसा कि अमित चौरसिया जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मानसिक पतन हो चुका है बीजेपी का। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मनीष जी जो अमित चौरसिया जी हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। मुंह की जमा करके उनकी पूरी करते रहेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात सांस्कृतिक धरोहरों का जीर्णोद्धार करने का, पुनर्जागरण करने का, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस काम को कर रही है। आपने बाबा केदारनाथ धाम को देखा, विश्वनाथ धाम को देखा, आपने महाकाल लोक को देखा, और मध्य प्रदेश में और भी अन्य चीजें। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, जननायक हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाली मानसिकता है, एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाली कांग्रेस है। तो निश्चित रूप से जब आप सांस्कृतिक धरोहरों का पुनर्जीर्णोद्धार करते हैं ना, तो उसमें निश्चित ही इनको कष्ट होते हैं। अगर कष्ट नहीं होते, ये इस बात का भी द्योतक है मनीष जी, जब राम मंदिर के निर्माण का काम आया, समय आया, भूमि पूजन का समय आया, तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने वाले इनके कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह थे। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, उस समय का समय आया, तो उसमें विघ्न डालने वाले दिग्विजय सिंह जी थे और कांग्रेस के नेता थे। अब कांग्रेस के लोगों ने उसको राम मंदिर का ही न्योता ठुकरा दिया। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो वो था न्योता, सबको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से था। इनको मोदी जी, इनको हमारे योगी जी, हमारे नेता, भाजपा के नेता दिखने लग गए। अब आपने अगर जो निमंत्रण को अस्वीकार किया, उससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अभागी है, और उस अभागी कांग्रेस का आप दुर्भाग्य देखो। आप इनसे बात कहाँ की कर रहे हो और ये उत्तर कहाँ के दे रहे हैं। और इनके जो अभी जो अध्यक्ष भी हैं जीतू पटवारी जी, इन सब लोगों ने जो न्योता कांग्रेस ने ठुकराया, अब देखिए कैसे कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज इस समय देश में। अनेकों इनके नेता, कांग्रेस के नेता भाजपा का दामन थामते जा रहे हैं। अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। अब उसके लिए ये सब चीजें फिर से एक बार
जो मानसिकता है इनकी, भगवे को आतंकवाद किसने कहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा, और इस तरह की जो भगवे को आतंकवाद बताने का काम और जाकिर नाइक को शांति दूत बताने का काम, ये कांग्रेस की मानसिकता है। एक विशेष वर्ग की, ये कन्हैया कुमार वाली पार्टी है जिसमें कन्हैया कुमार है जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा, और हम लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर पे हम मारेंगे, और जो देश की तरफ बुरी नजरों से देखेगा, आतंक फैलाने का काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है रमेश शर्मा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने संविधान खत्म करने के आरोप बीजेपी पर लगाए और राहुल गांधी भी कई सभाओं में ये कह चुके हैं, और अभी तेलंगाना में जब वो चुनावी भाषण दे रहे थे तब वो संविधान की पुस्तक लेकर गए थे, लेकिन जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिए कि सबसे ज्यादा संविधान संशोधन तो कांग्रेस ने किए, 17 बार इंदिरा गांधी ने किए, 11 बार नेहरू ने किए, तो संविधान को खत्म करने का काम तो कांग्रेस ने ही शुरू किया, ये आरोप भी कांग्रेस पे लगेंगे। कैसे देखते सर आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं, हाँ। संविधान में सबसे ज्यादा जो संशोधन हुए हैं वो कांग्रेस के समय हुए हैं। इसके अलावा अगर आपातकाल में देखेंगे तो आपातकाल में अगर संविधान पर सबसे ज्यादा दबाव या उसको सीमित कर दिया गया था, लोगों की जो व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता है वो उस पर भी बहुत प्रभाव आया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव आया था, समाचार पत्रों पर सेंसर लगा था, कितनी सारी चीजें लगी थी, ये उनका उदाहरण रहा है। लेकिन इसके अलावा एक बात समझ लीजिए, संविधान को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। ये पता नहीं ये कहां से किस तरीके से ये बात चली है, लेकिन संविधान के हिसाब से चलेगा और चुनाव अपने समय पर होंगे। और जब से देश स्वतंत्र हुआ है केवल आपातकाल में 1 वर्ष के लिए चुनाव, संसद का 1 वर्ष के लिए चुनाव टाला गया था। लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ था, 76 में होना था, तो केवल 1 वर्ष जो बढ़ा था। इसके अलावा कांग्रेस रही हो, गठबंधन की सरकारें रही हो, या भाजपा की सरकार रही हो, या भाजपा के गठबंधन की सरकार रही हो, चुनाव बिल्कुल बिल्कुल समय पर हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के समय संविधान में संशोधन ज्यादा हुए और कांग्रेस के समय ही राज्य सरकारें बर्खास्त ज्यादा हुई हैं। तो मोटे तौर पर बाकी लोगों ने तो थोड़ा बहुत लिहाज करके ही काम किया है। तो ये तो आरोप हास्यास्पद जैसा ही है और चुनावी आरोप है। संविधान अपनी जगह सर्वोपरि है। और अगर बाय द वे भाजपा वालों को अगर इस तरफ काम करना था तो संसद का नया भवन काहे के लिए बनाते? तो कुल मिलाकर के संविधान तो अक्षुण्ण है, संविधान रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट आ जाएं वो भी खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में, एक रैली में कहते नजर आए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर फिर से लौट आए, तो भी वो संविधान को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना की है, लिखा है। लेकिन दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात की जा रही है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये कहती नजर आ रही है कि आप धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो इस मुद्दे को क्या डाइवर्ट किया जा रहा है? सर मैं आपसे ये सवाल समझना चाह रहा था। मुझसे पूछा? हाँ सर, मैं आपसे ही समझना चाह रहा था। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के इस बार कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो खुद भाजपा को मुद्दे दे रही है। बिल्कुल। ये इस समय कांग्रेस को एक आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करने का समय है। उसके अलावा वो ऐसे विषय उठाती है कि उसमें भाजपा को मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, वो संविधान का मुद्दा हो, या ये जो सारे के सारे मुद्दे हैं वो उठा करके देने को वो तैयार है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर एक समय हुआ करता था, कश्मीर से लेकर केरल तक हर जगह उन्हीं की सरकार थी। आज अगर वो सिमट रहे हैं और जिन सिद्धांतों पर कल तक कांग्रेस विरुद्ध थी, जैसे मान लीजिए जातिगत आरक्षण है, गांधी जी इसके विरुद्ध थे, नेहरू जी इसके विरुद्ध थे, सरदार पटेल विरुद्ध थे, लोहिया जी इसके विरुद्ध थे, अंबेडकर जी इसके विरुद्ध थे। 1980 में इंदिरा जी का स्टेटमेंट है, वो जातिगत आरक्षण के खिलाफ थी, लेकिन वो जातिगत आरक्षण पर आ गए। तो कुल मिलाकर के वो खुद मुद्दे दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए चुनाव के लिए। अब हालांकि 3/4 सीटों का चुनाव निकल गया है, 170 सीटों के आसपास बचा हुआ है। 163 तौर पर अभी भी सोच करके बोलें ताकि भाजपा को इस तरह का कोई मुद्दा ना मिले। जी बिल्कुल ठीक है। अमित चौरसिया जी, जिस प्रकार से रमेश शर्मा जी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर की गहनता से बात की और पूरे मुद्दे को विस्तार से बताया, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं या कास्ट आरक्षण की बात करते हैं या संविधान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। अब कांग्रेस ने धार्मिक आरक्षण की भी बात कही, कर्नाटक इसका ताजा उदाहरण है। और अभी हमने लालू जी का स्टेटमेंट देखा, क्योंकि वो आपके यूपीए के सहयोगी दल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम धार्मिक आरक्षण देंगे। जब पूरा देश इसके खिलाफ है, तो पहले तो देश जातिगत आरक्षण के खिलाफ है, दूसरा यह है कि वो धार्मिक आरक्षण के भी खिलाफ है। जब पूरा देश इसके खिलाफ है तो कांग्रेस इसकी अगुवाई क्यों कर रही है? कांग्रेस के जो सहयोगी दल है इसकी अगुवाई क्यों कर रहे हैं?
कौन खिलाफ है मनीष भाई? बताइए और ना। देश से संविधान और आरक्षण बदलने की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर नहीं। रहे हैं। खुद राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने भाषणों में कह रही है कि संविधान को बदलना पड़ेगा, और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने कभी संविधान की मूल भावनाओं को नहीं बदला। नहीं, कांग्रेस ने धार्मिक और संविधान जातिगत आरक्षण की बात हो रही मूल भावनाओं को नहीं। है। बिल्कुल। और आप धार्मिक की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। बताया दुर्गेश भाई, आंध्र प्रदेश के इनके घोषणा पत्र में है कि नहीं है? तो देखिए इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरीके से अलग है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ और है। ठीक है। अब आप वहां पे बात कर रहे हैं, मोहन यादव जी बंबई में गए और बंबई में जाकर राम सेतु पे बात करें तो 10 वर्षों से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो क्यों उनके मंत्री जो है संसद भवन में कह रहे हैं कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है? इस बात पर दुर्गेश भाई कुछ नहीं कहेंगे। ध्रुव तोलानी कौन थे जो पकड़ाए थे? उस पर कुछ नहीं कहेंगे। और आज जो सांस्कृतिक धरोहर की दुहाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का जिस तरह से व्यवसायीकरण किया और जिस तरह से उसका भ्रष्टाचार और घोटाला निकल कर आया, क्या हुआ उसके आरोपियों का? छूट गए सारे के सारे। सप्तऋषि की मूर्तियां हवा में उड़ी थी ना, भूल गए क्या आप मनीष भाई? लेकिन जिस तरह से राम राजा मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हुई, रामपथ गमन के जीर्णोद्धार की बात हुई, जो कमलनाथ जी की सरकार में थी, कहाँ है रामपथ गमन निर्माण की बात? आज उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है। 1000 गौशालाओं का निर्माण किया गया कमलनाथ जी की सरकार में। आज शिवपुरी के अंदर देखने को मिला कि गायों के पेट के अंदर पोस्टमार्टम हुआ तो पॉलिथीन निकली। जिस गाय को, गौ माता को पूजने का काम ये करते हैं, सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुहाई देते हैं, गो रक्षा की बात करते हैं, उन्हीं का चारा खा गई मोहन यादव जी की सरकार। लेकिन ये तो एक दूसरी बात रही। लेकिन पहला मसला उठा राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया गया, उसको लेकर मसला उठा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ये तो अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और वो तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं। अधूरा कैसा है? पूरा देश, पूरी दुनिया आज राम मंदिर जा रही है, दर्शन कर रही है। अधूरा कैसा है? अधूरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कहाँ गई वो रामलला की मूर्ति जो टेंट में थी? बताए भारतीय जनता पार्टी कहाँ जो मूल मूर्ति लगाई गई है, जो बाल्यावस्था वाली मूल मूर्ति नहीं लगाई है, उसको- दूसरी मूर्ति लगाई है मनीष भाई। मूल मूर्ति नहीं लगाई गई है। हाँ। जो मूल मूर्ति टेंट के अंदर थी, जो वर्षों से पूजा जिसका चल रही थी, वो मूर्ति कहाँ है पूछ रहा है? बताया वो मूर्ति कहाँ गई? और जो राम मंदिर निर्माण के नाम पे पूरे देश भर से चंदा इन्होंने इकट्ठा किया और जिसका भ्रष्टाचार इन्होंने करा, कोड़ियों के भाव की जमीनों को करोड़ों रुपए में खरीदा गया और साठगांठ हुई, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, उसका जवाब हम दुर्गेश केसवानी जी से ले लेते हैं। दुर्गेश जी, जिस प्रकार से आरोप लगे हैं कि राम मंदिर का अधूरा निर्माण किया गया, चंदे की उगाही की गई, उसमें भ्रष्टाचार किया गया, तमाम प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने आपको बैठते से ही बताया ना कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये सिर्फ मुंह की जमा नरेंद्र मोदी की पार्टी का प्रवक्ता है। आप बताइए राम सेतु पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं उस पर निर्णय लिया? जो आपके मंत्री कह रहे हैं कि राम सेतु स्टेटमेंट सुन लेते हैं ना अमित जी, अभी आपकी पूरी बात नहीं होती है। दुर्गेश जी का हम जवाब सुन लेते हैं। दुर्गेश जी, ठीक है ना, तो ये मुंह की जमा खर्ची करने वाले लोग हैं, उनके पास कहीं कोई एविडेंस नहीं है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। अभी ये महाकाल लोक की बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए इनको राहुल गांधी की पार्टी का नेता कहा। कहीं पे इन्होंने कहीं कोई एविडेंस है इनके पास क्या? कहीं साक्ष्य है क्या भ्रष्टाचार है? तो अदालत क्यों नहीं गई है एक बार भी? सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने से क्या हो जाएगा? आरोप लगाने से, आरोप टीवी पर आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? इन सब चीजों का कोई निराकरण नहीं होगा। ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने। आपने एक भक्त को भगवान से दूर कर दिया, पूरा महाकाल लोक का व्यवसायीकरण कर दिया दुर्गेश भाई। वहाँ जल चढ़ाने के लिए दलाली हो रही है बाहर। महाकाल मंदिर के जाके देखे तो सही आपने क्या स्थिति कर दी है। आपने सारी सांस्कृतिक दुर्गेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए ना। के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अमित जी, दुर्गेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए ना। उन्होंने आपको नहीं टोका, आप उनको मत टोकिए। जी दुर्गेश जी, तो कहीं पे कोई साक्ष्य नहीं है इनके पास, कहीं पे कोई तथ्य नहीं है, कहीं पे कोई प्रूफ नहीं है। ये मुंह की सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे ही पूरा चुनाव लड़ने के काम किया। इन्होंने विकास की बात की क्या? ये बोल रहे हैं कि मोदी जी मुसलमान करते हैं। कभी कभी हमने जब जो भी हमारी योजनाएं आई, वो अगर राम के लिए आई तो रहीम के भी आई, सीता के लिए आई तो सलमा के लिए भी आई। किसी भी एक योजना में आप ये बता दीजिए कि हमने भेदभाव करने का काम किया। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। हम जनता के साथ 24/7 रहते हैं, 365 दिन रहने का काम करते हैं, 5 साल रहने का काम करते हैं। और ये सिर्फ मुंह से आरोप लगाकर इतनी चीज करने वाले लोग हैं जिनके मनीष भाई, इनसे पूछा आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने का है कि नहीं, ये बताएं पहले।
ये आपने विचलित जो होंगे, प्रश्न उठाया ये था फिर उसका जवाब मिलाएंगे, ठीक है। ये फिर मिलाएंगे। अमित नतीजे जी उसका जवाब अमित दें। जी आपके पास में आऊंगा आपसे सांस्कृतिक विरासत का मुसलमान सवाल इनको करना इनको चाहूंगा। इनको ये मिलाने का ही काम करेंगे, ये क्योंकि बताएं, इनके पास ये है बताएं नहीं। आंध्र प्रदेश में है कि नहीं इनके घोषणा पत्र के अंदर? दुर्गेश भाई ये बताएं आप। अरे कहीं कोई नहीं है आपने भैया, आंध्र ये प्रदेश सब में आप गलत 4%। इंटरप्रिटेट अच्छा करके गलत बातें करके काम आप करते हो। ये अमित जी जनता आपके पास में अच्छा कोई आप आपके पास में हमेशा कोई दस्तावेज लोकतंत्र है की दवाई देते उनके हो, कभी मैनिफेस्टो का चुनाव, गूगल कोई पे आप है? दस्तावेज है हमेशा आपके पास चुनाव में? इन्हीं आधार पे लड़ते हो, कभी लोकतंत्र की दवाई खुद आंध्र दोगे, प्रदेश कभी में संविधान मुसलमानों की को दवाई 4% दोगे, आरक्षण कभी देने की हिंदू बात मुस्लिम करते हैं। कराओगे। ये कांग्रेस का ये जो मूल चरित्र है ना, वो अमित जी उजागर हो आपके चुका पास में है कोई मनीष जी। डॉक्यूमेंट है उनके इसी कारण मैनिफेस्टो का कि 440 ये से है, ये आप 40 बता पे आ दीजिए। गए। वो तो भाषा की गिरती हुई मर्यादा आपकी बता रही है। आप बता दीजिए अमित जिस चौरासिया तरह से जी उनसे आपके पास भाषण में दिए जा रहे वो हैं प्रदेश के मैनिफेस्टो का मुख्यमंत्री उनके की, जो है नहीं की जिसने प्रदेश भाषा के की मर्यादा गिर मुख्यमंत्री रही जिस हो। तरह से मैं तो अपनी भाषा की मर्यादा कुर्सी को का पालन मान करने सम्मान ठीक है। खुद ही वाला गिरा रहा इंसानों है। में से हूँ भैया। ठीक है। ये कांग्रेस की भाषा हो जी सकती है, कांग्रेस की शैली इस तरह की है हाँ बात करने की, जिसमें आप करोगे। बाकी हम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके बात करने वाले लोगों में से। आप बिल्कुल ठीक है। वो तो दिख रहा है ठीक है। मुख्यमंत्री जिस तरह से अहंकारी बोल महाराष्ट्र में बोल रहा है। ठीक है। जनता आप अरे लोगों वर्ली को से राहुल गांधी को सुनका रही है, ये तो बता बांद्रा वर्ली दीजिए। सीलिंग भी देख लेते जाके। ये स्टेलिन कौन था जिसने कहा कि भैया की सनातन डेंगू मलेरिया जीतन राम मांझी कौन है? जीतन राम मांझी कौन है के मुंह में जिन्होंने दही जम गया ब्राह्मणों को उस गाली समय बकी पे? थी? ये क्यों जतिन आप राम लोगों मांझी के कौन मुंह में है? दही ये तो जम बताइए गया? दुर्गेश भाई, जतिन राम मांझी कौन है? ये आपकी बिल्कुल एनडीए ठीक के है। गठबंधन में है अमित ना, जी दुर्गेश जो जी ब्राह्मणों को ठीक है। गाली बक रहे थे, अमित जी दुर्गेश जी मैं आप दोनों को रोकना जो चाहूंगा। सनातन धर्म को बिल्कुल ठीक गाली है। बक अमित रहे जी थे, अमित जी आपका जो सवाल आपका भगवान जवाब हो सत्यनारायण गया ना? भगवान को गाली दे रहे थे। अमित जी आपका जवाब हो गया ना? अब हम रमेश शर्मा सर से सवाल ले लेते हैं। अरे आपने अब पूछा ही वरिष्ठ कहा, पत्रकार है आपने पूछा ही कहा भैया, रमेश आपने शर्मा कहा कि सर भी आंध्र हमारे प्रदेश साथ में में इन्होंने जुड़े हैं। 4% देखिए मुसलमानों को अमित जी आरक्षण देने की घोषणा करी है नहीं करी है? अमित जी आपका हो गया ना जवाब? दुर्गेश जी ने जवाब दे दिया, आपने सवाल किया उन्होंने जवाब दे दिया। रमेश शर्मा सर आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से मोदी जी के काल में या बीजेपी के शासन में सांस्कृतिक पुनर्जागरण या सांस्कृतिक विरासतों को जब आगे बढ़ाया जा रहा है, कांग्रेस के पास भी माकूल वक्त था। कांग्रेस तो लंबे समय तक इस देश के शासन किया, लंबे समय तक सत्ता में रही, तो वो भी ये काम कर सकती थी। लेकिन जब बीजेपी द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। फिर इसको भ्रष्टाचार के रूप में दर्शाया जा रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मोटे तौर पे इसमें तो कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक वातावरण बना हुआ है। और ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल धार्मिक स्थलों को लेकर के भी नहीं है, बल्कि आचार व्यवहार में भी आप देख सकते हैं, प्रवचनों में बढ़ती भीड़ देख सकते हैं, मंदिरों की बढ़ती भीड़ देख सकते हैं। तो ये वातावरण तो बना है। इससे पहले कहीं ना कहीं चाहे तो अब ये समझ लीजिए कि भारत जो है लगभग 1200 वर्षों तक गुलाम रहा। तो अगर 1200 वर्षों की भारत की गुलामी रही है, 712 में पहली बार आक्रमण हुआ और भारत का कुछ हिस्सा चला गया था, हालांकि अब वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो 712 से लेकर के 1947 तक इतने वर्षों तक कहीं ना कहीं पूरे समाज पे या तो ये कह लें कि इसको एक मानसिक दबाव जो पीढ़ियों का था उसको उभरने में फिर कुछ पीढ़ियां लगती हैं, या ये कहिए कि भाजपा ने कुछ ऐसा वातावरण बनाया जिसके वजह से हो। सत्य क्या है वो तो अब दोनों राजनीतिक दल अपना अपना दावा करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस समय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बना है। वो लोग हिम्मत के साथ कहीं ना कहीं सनातन धर्म की अब बात करने लगे हैं, पहले इतनी हिम्मत के साथ सनातन धर्म की बात नहीं होती। इसके अलावा एक बात और आप देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद कहीं ना कहीं सनातन परंपरा में या साहित्य की दुनिया में या फिल्म जगत में ऐसे लोग सामने आए जो तरकीब के साथ सनातन धर्म में कमियां निकालते थे। किसी और में दूसरे में कमी निकालने वाली कथाएं, कहानियां, फिल्में ऐसी नहीं बनती थी। तो ये जो एक बात है, इसमें कहीं ना कहीं रोक लगी है और लोग अब इस पर आरोप लगाने लगे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जातियां जो है वो केवल सनातन समाज में, हर जगह कहीं ना कहीं विभाजन तो है, लेकिन हर फिल्म बनेगी, कोई भी सीरियल आएगा, उसमें किसी ब्राह्मण को ऐसा दिखाएंगे कि बड़ा ढोंगी और पैसे लेता है, हर ठाकुर को ऐसा दिखाएंगे कि दारू पीता है और जमीन पे कब्जे करता है। एक फिल्म में तो छत पे चढ़ के चिल्लाता है कि ठाकुर आया और सारे लोग भग जाते हैं। वैश्य समाज को ऐसा दिखाएंगे कि वो कोई हेर फेर करता है, बहुत लूटते हैं। लेकिन कहीं ये नहीं आता कि रोमन कैसे होते हैं, कैथोलिक कैसे होते हैं, सिया कैसे होते हैं, सुन्नी कैसे होते हैं, अहमदिया कैसे होते हैं, पठान कैसे होते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बात थी, आज अगर कोई सनातन समाज पर बात करता है तो उसकी मुखर तरीके से विरोध होता है। ये वातावरण तो जरूर एक परिवर्तन आया है। जी बिल्कुल ठीक है। और चूंकि सर हमको वक्त इतने ही इजाज़त देता है और विदाई लेने का वक्त भी हो चला है, तो इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दों पर मुद्दे उछाले जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को
धर्म के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सवालों का जवाब देती नजर आ रही है। लेकिन बेचारी टाइप से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर कटघरे में है। जैसा ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुनर्जागरण या सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात की, तो कांग्रेस ने इस पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस कब तक इन मुद्दों पर सवाल खड़ी करेगी? कांग्रेस क्या अपनी ही आंतरिक पार्टी जो आंतरिक मुद्दा है उसमें झांकेगी? ये तमाम प्रकार के सवाल है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।